नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश चिलाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वृत्त का समीकरण पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल इनटू डायमेंशन की बात करें तो हमने 12th में पढ़ा था, जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की तीन विशेषताएं होती हैं। ये एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है। दूसरा, इस समीकरण में एक्स वाई का पद विद्यमान नहीं होता। और तीसरा, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होते हैं। इसका हमने जो सेंटर पढ़ा था वो पढ़ा था -g और -f, और इसकी जो त्रिज्या पड़ी थी वो हमने पढ़ी थी √g² प्लस f² माइनस c। अब हम सर्किल इन 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई सर्किल होगा वो 3 डायमेंशन में होगा, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। ये हमारा गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0, जिसे हम s बराबर 0 से रिप्रेजेंट करें। गोले को अंग्रेजी में स्फेयर बोलते हैं, और स्फेयर का s हमने ले लिया तो इसे s बराबर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिए, s बराबर 0 से मतलब है जो भी गोले का समीकरण है उसके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मैं इसे s बराबर 0 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बराबर में 0 नहीं है। अगर मुझे इसे s बराबर 0 से रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इसके जितने भी राइट हैंड साइड के पद हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसे s बराबर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। दूसरा, अगर हम देखें तो इसका सेंटर होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, -u -v -w होता है। इसका जो सेंटर है वो है -u -v -w, और इसकी जो रेडियस है r, उसे मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हम इसकी रेडियस पढ़ चुके हैं, वो होती है √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। ये इसकी हम रेडियस पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास प्लेन है, समतल है, जिसे हम लिख रहे हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस k इक्वल्स टू 0। मोस्टली हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, लेकिन d हमारा स्फीयर की इक्वेशन में आ चुका है। मैं इसलिए यहाँ d की बजाय कोई दूसरा कांस्टेंट काम में ले रहा हूँ। हम कोई भी कांस्टेंट काम में ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, कोई और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इक्वेशन को मैंने लिखा p इक्वल्स टू 0। चूँकि प्लेन होता है, समतल को अंग्रेजी में प्लेन बोलते हैं, और प्लेन की स्पेलिंग p से स्टार्ट होती है, तो इसे लिख रहे हैं p बराबर 0 से। p बराबर 0 का मतलब क्या है कि कोई भी प्लेन की इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड में 0 हो उसे मैं p बराबर 0 लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है वो है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 15, तो मैं इसे p इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि इसके बराबर में क्या है, 0 नहीं है। तो मुझे इसे p बराबर 0 लिखने के लिए पहले ही जो 15 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा और इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा, फिर मैं उसे p बराबर 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक गोले का समीकरण और एक समतल का समीकरण है। यदि मैं किसी गोले को समतल से काटूं तो जो समतल है उसको जिन बिंदुओं पे काटेगा वो बिंदु एक वृत्त को निरूपित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास ये गोला है और ये मेरे पास समतल है, और ये जो समतल है इस गोले को कट कर रहा है, इधर से कट के जा रहा है। तो जैसे इसको कट करेगा, ऐसे कट करने पर इस टाइप का ये जो गोला है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो आधा पार्ट गोले का जो इसके समतल के ऊपर होगा, आधा पार्ट या थोड़ा छोटा भाग या बड़ा भाग इस प्रकार इसके समतल के ऊपर और नीचे विद्यमान होंगे। दूसरा ये है कि हो सकता है कि जो प्लेन कट करे वो कट ना करके साइड से चला जाए, तब भी ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो सर्किल हमारा इमेजिनरी सर्किल होगा, काल्पनिक वृत्त होगा। और यदि समतल इसको टच कर रहा है तो भी हमें एक वृत्त प्राप्त होगा, लेकिन वो वृत्त बिंदु वृत्त होगा, पॉइंट सर्किल होगा। तो हम जो पढ़ेंगे बुक में वो, अब जो मोस्टली बीएससी की बुक में चलता है वो रियल सर्किल चलता है, यानी जो प्लेन है वो स्फेयर को कट करेगा। और ये हम मान रहे हैं कि ये जो स्फेयर है और इसको ये प्लेन कट कर रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि प्लेन पे भी होंगे और साथ के साथ स्फेयर पे भी होंगे, यानी समतल और गोले दोनों पर वो बिंदु विद्यमान होंगे। और उन बिंदुओं का जो समुच्चय है या वो सभी बिंदु मिलकर एक वृत्त को निरूपित करेंगे, तो वो जो वृत्त है वो 3 डायमेंशन में वृत्त कहलाता है। तो यदि मैं किसी गोले के समीकरण को और समतल के समीकरण को साथ साथ लिख दूं तो हमेशा वो वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा,
और वो भी सर्किल इन 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा। 2 डायमेंशन में ऐसा नहीं है। 2 डायमेंशन में हमेशा हम सिर्फ सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं, उससे हम सर्किल रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन 3 डायमेंशन में स्फेयर की इक्वेशन कॉमा प्लेन की इक्वेशन, दोनों इक्वेशन साथ लिखने पर सर्किल को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सेंटर होता है स्फेयर का वो -u -v -w होता है, और रेडियस होती है वो होती है √u² + v² + w² - d। लेकिन अब हम जो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो सर्किल प्राप्त हुआ है उसका सेंटर क्या होगा, जो हमें सर्किल प्राप्त हुआ उसका सेंटर क्या होगा, और उस सर्किल की जो रेडियस है उसको अगर मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूँ तो वो क्या प्राप्त होगी। तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ, एक विशिष्ट स्थिति ले लेते हैं। विशिष्ट स्थिति क्या होती है, जो प्लेन का इक्वेशन है वो प्लेन मैंने मान लिया z = 0 है। जिस प्रकार हमारे पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसमें मैं a = 0 ले लूँ, b = 0 ले लूँ, k = 0 ले लूँ और c ≠ 0 तो मुझे z = 0 प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने एक प्लेन ले लिया, वो ले लिया z = 0, जिसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो xy समतल का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ प्लेन xy। अगर मैं प्लेन xy लूँगा यानी z = 0 लूँगा, और z = 0 अगर मैं गोले के समीकरण में पुट कर दूँ तो मुझे जो गोले का समीकरण है वो इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं x² + y² + 2ux + 2y + d = 0, z = 0। ये दोनों जो मिलके हम इक्वेशन लिख रहे हैं स्फेयर की और प्लेन की, ये दोनों इक्वेशन मिलके एक वृत्त को निरूपित कर रही हैं। और वृत्त भी कैसा है, वृत्त है 3 डायमेंशन का। यानी अगर मैं इसे ये प्लेन कहूँ और जो स्फेयर का कुछ पार्ट ग्रीन बोर्ड के इस साइड में और कुछ पार्ट ग्रीन बोर्ड के दूसरी साइड में हो, तो ये जो हमारा सर्किल मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो इक्वेशन है ना, वो ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका सेंटर क्या होगा, अब एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और ऐसी इक्वेशन हम पहले 2 डायमेंशन में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूं तो इन दोनों इक्वेशन में इतना ही है कि g के स्थान पे यहाँ पे u है, f के स्थान पे v है और c के स्थान पे d है। तो यहाँ पे g के स्थान पे अगर मैं u लिख दूँ, f के स्थान पे v लिख दूँ और 3 डायमेंशन में है और z कोऑर्डिनेट 0 है तो कोमा 0 और आ जाएगा, तो मेरा सेंटर मिलेगा -u -v 0। दोबारा समझिए, g के स्थान पे u लिखा है, f के स्थान पे v लिखा है और c के स्थान पे d लिखा है। तो अगर मैं g के स्थान पे u लिख दूं तो -u, f के स्थान पे v लिख दूं तो -v। 3 डायमेंशन में पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन में है तो z हमेशा z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 मिलेगा तो कोमा 0। तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो होगा -u -v और 0। रेडियस की बात करते हैं। हमने इसकी रेडियस पढ़ी थी √g² + f² - c। तो हमें g को u से रिप्लेस कर दें, f को v से रिप्लेस कर दें, c को d से रिप्लेस कर दें, तो इसकी जो रेडियस प्राप्त होगी वो होगी √u² + v² - d। रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो CE है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, गोले की त्रिज्या r है, कैपिटल R। और ये जो DE है जो स्मॉल r के बराबर है, ये रेडियस ऑफ सर्किल है। और जो ये P है वो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो CD है वो P है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें इस समकोण त्रिभुज में तो हमें मिलेगा P² + R² = R²। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो कि स्मॉल r है, तो मैं P² को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो R² - P² और r की वैल्यू निकालनी है तो रूट भी आ जाएगा, तो r = √R² - P²। तो जो मैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है वो होगी गोले की त्रिज्या का वर्ग माइनस गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का वर्ग का रूट लेने पर हमें r प्राप्त हो जाएगा। अब r का हमें फॉर्मूला पता है गोले की त्रिज्या का कि √u² + v² + w² - d होता है। लेकिन अगर p कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। अगर मान लीजिए कोई बिंदु है x1 y1 z1 और समतल है ax + by + cz + k, तो इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है ± a। जो भी समतल का समीकरण उसमें x y z के स्थान पे x1 y1 z1 लिख देंगे तो ax1 + by1 + cz1 + k कांस्टेंट ऐसा कैसा रह जाएगा
अपॉन में x के गुणांक जो भी है, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। तो किसी भी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने का एक तरीका होता है, पहले तो समतल के समीकरण में जो भी पद हैं राइट हैंड साइड में उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, यानी p बराबर 0 फॉर्म होनी चाहिए। अगर p बराबर 0 अगर आपके पास फॉर्म है, ये इक्वेशन p बराबर 0 फॉर्म है, अगर ऐसा है तो फिर समतल के समीकरण में x y z के स्थान पे वो बिंदु रख दो जिससे आप लंब की लंबाई डाल रहे हो। तो मैंने x1 y1 z1 बिंदु से लंब की लंबाई निकाल रहा हूँ, तो x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1, z के स्थान पे z1, और अपॉन में आता है रूट के अंदर x के गुणांक का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर। मान लीजिए मेरे पास समतल का समीकरण है x बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी इक्वल टू 1, और बिंदु है मान लीजिए मेरे पास मूल बिंदु। तो अगर मैं इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करूंगा, तो पहले मुझे जो राइट हैंड साइड में 0 नहीं है उसको 0 करना पड़ेगा, यानी 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो मैं इसे चेंज करके लिखूंगा -1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करूँ तो उसे मैं कहूँगा x के स्थान पे 0 रखा तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, x y z तीनों की वैल्यू 0 0 0 है, तो ये 0 हो गया, -1 बचेगा। तो मेरा जो अगर इस ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये होगा प्लस माइनस, यहाँ -1 बचेगा ऊपर, अपॉन में x का गुणांक यहाँ पे है 1/a, तो x के गुणांक का स्क्वायर तो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर। और ये जो प्लस माइनस चिन्ह है वो इसलिए लिखते हैं कि लंब की लंबाई है वो जो हमेशा धनात्मक होती है वो प्लस में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ माइनस है तो मुझे भी माइनस लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो मेरे जो डाले गए लंब की लंबाई आएगी वो आएगी 1 रूट के अंदर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। मान लीजिए समतल का समीकरण है z बराबर 0। अगर समतल का समीकरण z बराबर 0 है तो बिंदु x1 y1 z1 से डाले गए लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो मान लीजिए कि बिंदु है x1 y1 z1, तो यही फॉर्मूला काम में लेंगे। तो x के स्थान पे x1 रखना है और y के स्थान पे y1 रखना है और z के स्थान पे z1 रखना है। लेकिन हमारे x y के पद तो है नहीं, तो सिर्फ मैं z के स्थान पे z1 रख पाऊंगा। तो z के स्थान पे z1 रख दिया मैंने, अपॉन में x के गुणांक का स्क्वायर, तो x का गुणांक है इसमें 0, y का गुणांक 0, z का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर। सोल्व करने पर ये वैल्यू जाएगी प्लस माइनस z1। अब अगर z1 पॉजिटिव है तो हम ये पॉजिटिव साइन ले लेंगे, और अगर z1 नेगेटिव हो तो हम ये नेगेटिव साइन ले लेंगे, ताकि ये p का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त हो। तो इसका मतलब अगर समतल z बराबर 0 है या x बराबर 0 है या y बराबर 0 है, उससे अगर किसी बिंदु से लंब की लंबाई डालते हैं तो क्या होता है, अगर z बराबर 0 है तो हमें z1 ही प्राप्त हो जाएगा, या फिर ये कह दो कि z1 का मापांक प्राप्त हो जाएगा क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। अगर समतल x बराबर 0 है तो मुझे x1 का मापांक प्राप्त हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x1 प्राप्त हो जाएगा। और अगर समतल y बराबर 0 है तो मुझे जो डाले गए लंब की लंबाई है वो y1 का मॉडुलस यानी y1 का मापांक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें लंब की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आता है। तो हम p निकाल लेंगे, स्मॉल p निकाल लेंगे, कैपिटल R निकालेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ रखने पर हमें रेडियस ऑफ द सर्किल प्राप्त हो जाएगी। अब है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र होता क्या है वो देखिए। इस जो हमने जो डायग्राम बना रखा है उसमें वृत्त का केंद्र हमने ले रखा है D। और वृत्त का केंद्र क्या होता है, अगर हम गोले के केंद्र से लंब डालें तो ये यहाँ पे आके मिलता है, यानी ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, लंब का पाद है। तो हम कहेंगे द सेंटर ऑफ द सर्किल इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन। यानी हम अगर गोले के केंद्र है उससे समतल पर डाला गया लंब डालें तो उस लंब का जो पाद होता है वो वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त का केंद्र गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब का पाद है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मुझे इस लाइन सी डी की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो लाइन ये सी डी है, इनफाइनाइट तक है, बस इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट दिखा रखा है। तो लाइन पे ऑब्वियस है कि इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो लाइन सी डी की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमने पढ़ा है कि जो लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म होती है, सममित रूप होता है रेखा का, वो होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में a b c। तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है,
x1 y1 z1 उस बिंदु के निर्देशांक है जिससे लाइन पास हो रही है, और हमें पता है कि ये जो CD लाइन है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास हो रही है। तो हम लिखेंगे x माइनस माइनस यू, y माइनस माइनस वी, z माइनस माइनस डब्लू, और इसे सोल्व करेंगे तो x प्लस यू, यहाँ पे y प्लस वी, यहाँ पे z प्लस डब्लू प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब अगर गोले का केंद्र 1, 2 और 3 हो तो हमें मिलेगा x माइनस 1 बराबर में y माइनस 2 बराबर में z माइनस 3, और बट्टे में क्या आता है, बट्टे में आता है ABC। ABC इस रेखा के दिक्कनुपात होते हैं, और या कहें कि जो समतल होता है उसके अभिलंब के दिक्कनुपात होते हैं। दोनों बात एक ही हैं, दोबारा समझिए। अगर कोई समतल है और समतल के समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के बराबर 0, तो इस समतल के समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक और जो z का गुणांक होते हैं वो होते हैं a, b, c। तो a, b, c होते हैं समतल के अभिलंब के दिक्कनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। हमारे पास कोई प्लेन है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है और इसके लंबवत कोई रेखा है, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होते हैं ए, बी और सी। यानी हमें प्लेन की इक्वेशन पता है, तो उस प्लेन की इक्वेशन के x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक को हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। और या उसे हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये इसके नॉर्मल के, ये कोई प्लेन हमारे पास, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC हैं, तो वो डायरेक्शन रेशियो CD के भी होंगे। तो अगर मैं इस लाइन CD के डायरेक्शन रेशियो मुझे लिखने हैं, तो मैं इस प्लेन की इक्वेशन में से x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक देखूंगा, और अगर x का गुणांक 1 है, y का गुणांक b है और z का गुणांक c है, तो मैं अपॉन में लिखूंगा a, b और c। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सेंटर है 1, 2, 2 और प्लेन की इक्वेशन है मान लीजिए मेरे पास x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 15। तो अगर मुझे लाइन CD की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगा x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 2 अपॉन में x का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट 2 है, तो हो जाएगा 1, 2, 2। ये हो गया रेखा का समीकरण। 1, 2, 2 रेखा CD के दिक्कनुपात है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD, या फिर ये कह दो 1, 2, 2 इस प्लेन के अभिलंब के दिक्कनुपात हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं। अगर कोई प्लेन की इक्वेशन थोड़ा सा अलग टाइप से दे दे, मान लीजिए इस टाइप का प्लेन दे दे x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1 या माइनस 1 बराबर 0, तब हमें x का गुणांक देखना पड़ेगा, वो 1/a होगा, y का गुणांक 1/b, z का गुणांक 1/c, तो यहाँ 1/a, यहाँ 1/b, यहाँ पे 1/c आ जाएगा। और अगर मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन z बराबर 0 दे दें, तो x का गुणांक इसमें है 0, y का गुणांक है 0 और z का गुणांक है 1, तो मुझे मिलेगा 0, 0, 1। तो इस प्रकार हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और इस लाइन पर अगर हमें कोई पॉइंट D ज्ञात करना है तो हम उसके बराबर, रेखा के समीकरण के बराबर कोई कांस्टेंट मान लेंगे, मान लीजिए लैम्डा, म्यू, कुछ भी मान सकते हैं, और इस रेखा पर कोई बिंदु ज्ञात करेंगे। वो बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जैसे ही प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, और कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू मिलते ही मुझे इस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे जो कि हमारा वृत्त का केंद्र होगा।